नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 बालक चंद्रगुप्त। पहले आप वीडियो देखें, इसके बाद मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताकर पाठ का अर्थ बताऊंगी। बालक चंद्रगुप्त ईसा से 321 वर्ष पहले मगध में पाटलिपुत्र के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शक्ति से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य से भारत को मुक्त कराया था। यह पाठ चंद्रगुप्त मौर्य के बालपन में घटी घटना पर आधारित है। बालक चंद्रगुप्त की बौद्धिक योग्यता से प्रभावित होकर राजा नंद ने उसे पढ़ने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा। आइए इस पाठ को सुनकर जानते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय कैसे दिया। पाटलिपुत्र नगर के प्रांत में पिप्पली कानन के मौर्य सेनापति का एक विभवहीन गृह था। महापद्मनंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह था राजा। उन्हीं लड़कों में से वह कभी किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड तथा पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय करता। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राज क्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कुतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की। राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। बालक ने राजा की सी उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गायें ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गायें हैं वह मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने? जब मैं राजा हूँ तब तक मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहाँ आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा धृष्ट लड़का है। इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी और बोली, हम लोगों पर राजकोप है और हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वह चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। महापद्मनंद एक निष्ठुर, मूर्ख और त्रासजनक राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राज्यसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था और उसके साथ यह कहलाया गया था कि पिंजड़े को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक यह लीला देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था? उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम न थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। क्रुद्ध होकर बोला, यदि इसे न निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा
कि यह विपत्ति भी कहाँ से आई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजड़े के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजड़े को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जो ईसा से 321 वर्ष पहले मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा और अपने बाहुबल से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र किया। लेखक जयशंकर प्रसाद। तो देखा बच्चों आपने, एक छोटे से बालक चंद्रगुप्त की कहानी थी ये है। इस पाठ में चंद्रगुप्त के एकदम निडर होने की कहानी बताई है, कैसे वो बचपन से ही निडर थे, तो मतलब साहसी थे एकदम। उन्हीं की कहानी इस पाठ में बताई गई है। वीडियो के ज़रिए आपने देख भी लिया। अब मैं पाठ को सभी जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बताऊंगी आपको, और पूरे पाठ को फिर से इसका पूरा अर्थ में समझाने वाली हूँ। ध्यान से समझें। पाटलिपुत्र नगर के प्रांत में पिपली कानन के मौर्य सेनापति का एक विभवहीन ग्रह था। अभी आप कठिन शब्दों के अर्थ समझें। प्रांत यानी कि डिस्ट्रिक्ट, जो पाटलिपुत्र नगर है, पाटलिपुत्र जगह का नाम है, उसमें एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था पिपली कानन, और उसमें मौर्य सेनापति, जो सेनापति हैं वो कौन से कास्ट के हैं या किस उसके माने जाते हैं, जो है मौर्य। उनका एक विभवहीन ग्रह था। विभव युक्त मतलब एक तरह से होता है जिसमें सभी सुविधाओं की चीज़ें मौजूद हों, लेकिन विभवहीन जिसमें ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं थी। सब चीज़ें, सब सुविधाएं, वैभव उनके घर में थी। ग्रह यानी कि घर। महापद्मानंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था, यह भी नाम ही है। अत्याचार मतलब वो बहुत ही उन पे क्रूरता दिखाते थे, जिसकी वजह से सब डरते थे। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। अब जो मौर्य सेनापति थे, कहाँ के, पिपली कानन के, वो बंदी हो गए। बंदी हो जाना का अर्थ है उनको कैद कर लेना। उनके कुटुंब का जीवन, कुटुंब का अर्थ है परिवार, जो उनकी फैमिली है, उसका जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। कष्ट यानी बहुत ही उनको तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि जो सेनापति थे उनको कैद कर लिया गया और उनकी गैर मौजूदगी में फैमिली मेंबर को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, कष्ट हो रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे। राजा का खेल वो खेल रहे हैं, तो जब वो खेल रहे हैं उनके सामने एक राजा बन गया, जो उसके सामने और लड़के थे वो सब उसकी प्रजा बन गए। प्रजा क्या होता है, जो राजा है वो किंग, उसके अंडर जितने भी उस सिटी के उसका जो जगह है उसमें आने वाले लोग, वो उनकी प्रजा कहलाती हैं। तो वो सब प्रजा बन गए और वो राजा बन गया था। उन्हीं लड़कों में से वह कभी किसी को घोड़ा, किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड और पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय करता। ओके, कभी वह किसी लड़के को अपना घोड़ा बना लेता, कभी किसी को हाथी बना लेता और उस पर चढ़ जाता, क्योंकि राजा महाराजाओं वाला वो खेल खेल रहे थे। तो वो राजा महाराजाओं के पास बहुत सारे हाथी, घोड़े, ये सब होते हैं ना, तो वो उसी तरह का अभिनय करता। अभिनय करना, अभिनय का अर्थ है नाटक, और राजकीय अभिनय मतलब जो राजकाज वाला नाटक था। राजा कैसे होते हैं, जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो पुरस्कार देते हैं, इनाम देते हैं। अगर उनके सभा में कोई किसी कैदी को लाया जाए जिस पर ये कुछ
कार्य करने का, गलत कार्य करने का इल्ज़ाम हो तो उसको दंड भी दिया जाता है, मतलब पनिशमेंट भी देते हैं, वहीं उनको पुरस्कार भी मिलता है जो अच्छा कार्य करते हैं। तो वह राजकीय अभिनयकर्ता, मतलब जो राजा महाराजाओं वाला जो राजकाज वाला नाटक है वो खेल रहे हैं। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे, उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे, बुद्धिमान यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट। आपने सुना भी होगा चाणक्य नाम, ये यहाँ पर इनकी एंट्री होती है। अब उन्होंने उस बालक की राज क्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। राज क्रीड़ा, राज यानी कि जो राजकाज का वो नाटक कर रहे थे, क्रीड़ा यानी कि खेलना। तो जो वो राजा बनने का खेल खेल रहे थे वो बड़े ध्यान से वो देखने लगे। कौन? जो ब्राह्मण थे, चाणक्य। वो आप सभी कठिन शब्दों के अर्थ अपनी पुस्तक में अंडरलाइन कर सकते हैं जिनका मैं अर्थ बता रही हूँ। उनके मन में कुतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। यहाँ बात हो रही है अब चाणक्य की। वो खड़े होकर उनकी राजक्रीड़ा देख रहे थे, वो जो राजकाज वाला नाटक खेल खेल रहे थे वो देख रहे हैं। उनके मन में कुतूहल हुआ, मतलब एक जिज्ञासा जागी कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, और कुछ विनोद भी सूझा। विनोद यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, विनोद का मतलब है थोड़ा उनको एक हंसी मजाक भी वहाँ पर सूझा। उनको लगा कि चलो इनको कुछ हंसी मजाक में ही छेड़ा जाए। उन्होंने ठीक ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की। वो ब्राह्मण थे, बस वैसे ही पहुंच गए उस बालक के पास जो बना हुआ था राजा, उसके पास जाकर उन्होंने याचना की। याचना करना यानी कि एक प्रार्थना करना एक तरह से। राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। एक राजा के पास एक आम आदमी जाके हाथ जोड़ के कैसे एक प्रार्थना रूप में करता है कि मुझे ये चाहिए, या मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है तो मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ भी ऐसा हो गया है तो आप ही न्याय कीजिए। तो ये पहुंच जाते हैं बालक के पास जो राजा बना है और उनसे प्रार्थना की, याचना की, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। गऊ यानी कि गाय। बालक ने राजा की सी उदारता का अभिनय करते हुए कहा, सामने चरती हुई गायों को दिखाकर, कि इनमें से जितनी अच्छी लगे, जितनी इच्छा हो गायें ले लो। राजा की सी उदारता, उदारता का अर्थ है दयालुता, काइंडनेस एक तरह से। उसने बहुत, राजा बड़े दयालु हैं, प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं, तो उसने भी वही नाटक करते हुए सामने गायें चर रही थी उनकी तरफ उंगली कर दी और कहा कि जितनी इच्छा हो तुम्हारी गायें ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गायें हैं वह मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, सगर्व, गर्व होता है प्राउड, सगर्व प्राउड के साथ एकदम ऐसे सीना चौड़ा करके खड़े हो गए। किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने? जब मैं राजा हूँ तब तक मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। क्योंकि अब वो राजा के एक्टिंग कर रहे हैं, वो जो बालक है उन्होंने बड़े प्राउड से, सहगर्व मतलब एकदम छाती चौड़ी कर ली पूरे प्राउडली कि मैं तो राजा हूँ। तो किसका साहस है भला? ये ऐसा कौन कर सकता है कि मैं राजा हूँ और मेरा ही आदेश ना माने? जब तक मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी, मैं राजा हूँ तब तक। तो ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? आश्चर्य, आश्चर्य मतलब एकदम बहुत ही हैरानी से, सरप्राइज वो हो गए कि छोटा सा बच्चा है और इतना प्राउडली कैसे बात कर रहा है। तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछ लिया कि राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहाँ आती है और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोल, महाराज, यह बड़ा धृष्ट बालक है। धृष्ट मतलब एकदम शैतान बच्चा है यह, क्योंकि एक इतने बड़े ब्राह्मण खड़े हैं हाँ वहाँ पर। तो मम्मी डर गई एकदम से उसकी और उसने एक हाथ जोड़कर उसको बोला, महाराज, यह बड़ा ही शैतान बच्चा है, इसके किसी अपराध पर ध्यान ना दीजिएगा। मम्मी को पता है ये ऐसा ही दिन भर करता रहता है, कुछ तो इसने किया होगा, और इसलिए वो महाराज, ब्राह्मण को महाराज बुला रही हैं
कि आप इसके अपराधों पर ध्यान मत दीजिए, यह तो है ही दुष्ट शैतान बच्चा है। ब्राह्मण ने कहा कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। होनहार मतलब एक तरह से बहुत ही बुद्धिमान इंटेलिजेंट बच्चा है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए, मानसिक यानी मेंटल उन्नति एंड डेवलपमेंट, तो आप इसकी मानसिक उन्नति के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए तुम इसके किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। राजकुल जो राजाओं का कुल है। अब वो टाइम में जो राजा महाराजा थे वो उच्च शिक्षा हासिल कर पाते थे, लेकिन जो गरीब हैं किसी तरह से वो शिक्षा इतने अच्छे से नहीं मिल पाती थी। तो इन्होंने, चाणक्य ने वही कहा कि आप, ये इतना होनहार है, इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, तो आप इसकी मानसिक उन्नति के लिए, इसकी मेंटली ग्रो करने के लिए, इसको डेवलपमेंट के लिए आप इसको राजकुल भेजा कीजिए। उसकी माँ रोने लगी और बोली हम लोगों पर राजकोप है। राजकोप का अर्थ है राजा का कोप, मतलब राजा हमसे गुस्सा हैं और हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं। बंदी मैंने पहले भी बताया था, बंदी करना यानी कि उसको कैद कर लेना, क्योंकि सेनापति को कैद किया हुआ है और ये उन्हीं का बेटा है। ब्राह्मण ने कहा बालक का कुछ अनिष्ट नहीं होगा। अनिष्ट ना होना, एक तरह से उसका कुछ भी बुरा नहीं होगा। अनिष्ट मतलब बुरा ना होना। तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ, कुछ भी नहीं होगा, आप इसको लेकर जाइए। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वह चला गया। कौन? चाणक्य। इतनी देर से वो नाटक ही देख रहे थे ना, वो पूरा राजकाज का नाटक जो चल रहे थे, तो उन्होंने माँ को समझा दिया कि कुछ नहीं होगा, आप इसको लेकर जाओ, और वो आशीर्वाद देकर बच्चे को चले जाते हैं। उसकी माँ भी डरते डरते एक दिन चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंच जाती है। चंचल मतलब नोटी सा है और साहसी यानी बहुत ही ब्रेव बच्चा भी है। उसको लेकर राजसभा में अब वो पहुंच गई। राजा की जो सभा लगी होती है जहाँ आम आदमी भी पहुंचते हैं। अब महापद्मनंद एक निष्ठुर, मूर्ख और त्रासजनक राजा था। महापद्मनंद ये नाम है वहाँ के राजा का। निष्ठुर मतलब जिनको दिल में कोई दया नहीं है। मूर्ख, मूर्ख तो सबको मालूम ही है। त्रासजनक यानी जो जनता को कष्ट देता रहता है, ऐसा वो राजा है। ये उसके कैरेक्टर की बात हो रही है, उसके स्वभाव की बात हो रही है। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। चापलूस मतलब जो राजा को चापलूसी करके अपना काम निकालते रहते हैं वैसे वो मूर्ख। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। ये उस समय में, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपसे कुछ भी ऐसा कार्य, चलो मैंने एक कंप्यूटर दे दिया कि इस पर मुझे एक पीपीटी बना के दीजिए, देखूँ तुमको आता है या नहीं आता है, आप झटपट बना लेंगे। उस समय आप कितने ज्ञानी हैं, कितने जानकार हैं, सामने वाला राजा, उसकी कैसे परीक्षा ली जाए, इस तरह के चलते रहते थे उनमें कार्य कि एक दूसरे के जो बल, पावर, बुद्धि उनके जो है उसकी वो परीक्षा लेते थे। और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उपाय रचते थे मतलब बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप के वो आइडिया लगाते रहते थे कि कैसे उसका पता लगाया जाए कि वो इंटेलिजेंट है भी, पता चला सामने वाला राजा मूर्ख है, ऐसे वो करते रहते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुँचता है, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान लेने के लिए लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया है। ओके, तो यहाँ पर एक टास्क भेजा गया है उनकी बुद्धिमानी राजसभा की बुद्धि का परिचय लगाने के लिए, कि वहाँ पर जो राजसभा में मौजूद लोग हैं वो कितने ज्ञानी हैं, कितने बुद्धिमानी है। इस चीज़ का अनुमान लगाने के लिए उन्होंने क्या आइडिया लगाया था, उन्होंने क्या भेजा वहाँ पे। उन्होंने एक लोहे के पिंजरे में मोम जो वैक्स है उसका सिंग यानी कि शेर बनाकर वहाँ पर भेज दिया
और साथ ही ये कहलवा दिया गया कि पिंजरे को खोले बिना सिंह को निकाल लीजिए। यानी उस पिंजरे को हाथ नहीं लगाना है और केज को बिना खोले ही जो अंदर शेर है, शेर को बाहर निकाल लेना है। अब ये तो बड़ा टास्क है, पिंजरे को हाथ मत लगाओ और ये टास्क कंप्लीट करो। तो इससे वो उनके बुद्धिमानी का, उनके पूरी राज्यसभा में कौन इतना बुद्धिमानी है, किस में इतना दिमाग है जो ये टास्क को कंप्लीट कर सके। अब सारी राज्यसभा इस पर विचार करने लगती है, पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। राज्यसभा यानी उस सभा में जितने भी राज्यसभा में व्यक्ति मौजूद हैं, सब विचार करने लगे, मतलब सोचने लगते हैं। लेकिन वो तो चाटुकारों की, यानी वो जो बटरिंग करने वाले हैं, चापलूस लोग हैं, मूर्ख हैं, उनसे ही वो भरी हुई थी वो तो सभा। उनको कुछ नहीं सूझ रहा है, कोई आइडिया नहीं उनके पास। और अपनी माता के साथ वह बालक यह लीला देख रहा था, मतलब ये जो सामने एक सीन चल रहा है एक तरह से कि भाई पता लगाओ इसको कैसे किया जा सकता है, पूरा बिना पिंजरे को खोले इसको, सिंह को बाहर निकाला जाए। उसको यह देखकर एकदम, वो तो था ही, शैतान भी था, एकदम ब्रेव बच्चा भी है, मैं निकाल दूंगा। सब हंस पड़े। हंसी किस लिए आई कि अच्छा हम इतने बड़े बड़े हैं, हमसे तो ऐसा हो नहीं रहा, ये बच्चा निकाल देगा, इसलिए उनको हंसी आ जाती है। बालक की ढिठाई भी कम न थी। ढिठाई का यहाँ पर अर्थ है जिद्दीपना। वो बहुत जिद्दी है, जो उसने ठान लेता है वो करता ही है। वो अड़ गया, मम्मी ने तो रोका ही होगा कि नहीं नहीं, लेकिन वो माना ही नहीं कि नहीं मैं निकाल दूंगा। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ, कि उनको आश्चर्य इसलिए हुआ होगा कि राज्यसभा में इतने व्यक्ति मौजूद हैं, किसी को उपाय नहीं है कि कैसे किया जाए, और ये छोटा सा बच्चा बोल रहा है। तो उसने पूछ लिया कौन है यह। मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। राजबंदी जो राजा के द्वारा बंदी बनाया गया है सेनापति, ये उसी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। यहाँ पर जो बात हो रही है राजा की, कि वो उनका व्यवहार थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ना, कि निष्ठुर हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, लोगों पे अत्याचार भी करते हैं, और जो उनकी सभा में चाटुकार हैं यानी बटरिंग करने वाले लोग हैं, वो मूर्ख भी हैं और राजा को भी मूर्ख बनाए रखते हैं। तो इसलिए उनको बोला है कि उनकी मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी, कि एक और, अब तक तो गुस्सा खाए ही बैठे थे कि उनके फादर जो मौर्य सेनापति हैं उनको तो कैदी कर ही रखा है, बना ही रखा है बंदी, ये उनका बेटा भी इधर आ गया और वो भी ऐसी बातें कर रहा है बच्चा होके। क्रुद्ध होकर बोला, क्रुद्ध यानी एकदम गुस्सा हो गए वो, यदि इसे ना निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति भी कहाँ से आई। विपत्ति यानी कि ये एक तरह से ये मुसीबत जो है ये कैसे आ गई, क्योंकि अगर बच्चे को भी कैद कर लिया गया, बेचारी मम्मी को तकलीफ तो होगी ना वहाँ पे। परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा। निर्भीकता मतलब बिना डरे, उसको कोई डर नहीं है, राजा ने ऐसा कहा है तो। और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। भली भांति मतलब बिल्कुल एक अच्छे से उसको देखता है। फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। जो पिंजरा बना हुआ था वो लोहे की शलाकाओं यानी जो पाइप्स या उसकी जो लगी हैं डंडियाँ जो बनी हैं वो लोहे की बनी हैं। अब लोहे को जैसे ही गर्म किया गया तो अंदर था वो सिंह, जो वो मोम का था, वैक्स का था, तो पिघल गया गर्मी से। आप देखो कैंडल को देखो, मोम की है, मोमबत्ती इसीलिए बोलते हैं, जलती है तो वो मोम धीरे धीरे पिघलता रहता है। कैंडल का साइज धीरे धीरे घटता रहता है ना, जितना जलती है वो आग के संपर्क में आती है तो वैक्स पिघलने लगती है। तो जो शेर है वो भी वैसा ही है और वो धीरे धीरे पिघल जाता है, पिंजरा खाली हो जाता है। सब लोग चकित रह गए। चकित रह जाना मतलब सरप्राइज रह जाना, हैरान है सब लोग। राजा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। अब इतने सारे लोग जो राजसभा में मौजूद थे वो ना कर पाए ऐसा
लेकिन उस छोटे से बच्चे ने उस शेर को पिंजरे से बिना टच किए निकाल दिया, यानी अब पिंजरे में शेर है ही नहीं। अब उन्होंने नाम पूछ लिया हैरान होकर, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होना यानी कि खुश होना, उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। तक्षशिला एक जगह का नाम है वहीं, और उसमें विश्वविद्यालय जो है एक कॉलेज है वहाँ पे, जहाँ बड़े बड़े राजाओं के, बड़े बड़े अमीर व्यक्तियों के बच्चे शिक्षा के लिए आते हैं। वहाँ पर इस बच्चे को उन्होंने भेज दिया। किस लिए? ताकि वो भी अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके। और जब बड़ा होता है आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से, शुरू में हमने जब ये खेल खेल रहा था एंट्री किसकी होती है? ब्राह्मण की, चाणक्य की। अब ये बड़ा हो गया है आगे जाके, और उसी चाणक्य की सहायता से, मतलब हेल्प से, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। चक्रवर्ती सम्राट किसको बोला जाता था उस समय? जो बहुत बड़े एरिया को अपने कंट्रोल में रखता था। राजा तो होते ही थे जिनके पास अपने अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट जो उन और राजाओं के राज्य को भी अपने शामिल कर लेता है, तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो ईसा से 321 वर्ष पहले, 321, यहाँ पर 320 वर्ष ईयर की बात हो रही है, उन्होंने मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। और ये बात हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य की ही बात हो रही है। और उन्होंने अपने बाहुबल से, बाहुबल यानी जो उनकी अपनी ताकत है, उससे उन्होंने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र किया। सिकंदर के यूनान के जो थे, ये सिकंदर आपने सुना होगा, बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। यानी अब जो अपना इंडिया है, हिंदुस्तान है, उसका बहुत बड़ा भाग सिकंदर ने अपने कब्जे में ले लिया। यानी वो राजाओं को हराता गया और जो उनके राज्य थे उनको अपने कंट्रोल में लेता गया। इस तरह से जो हमारा हिस्सा है वो यूनानी बनता जा रहा है, क्योंकि वो उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन अपनी पावर से, अपने बाहुबल से, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने सिकंदर से वह छीन लिया। यानी भारत को उसके चंगुल से आज़ाद करवा दिया, स्वतंत्र किया, मतलब आज़ाद कर दिया। किससे? सिकंदर से। क्योंकि सिकंदर ने सभी राजाओं को हराकर बहुत बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे राजा हुए जो उससे आज़ाद करवा पाए अपने देश को। मतलब सिकंदर को हराना, सोचो कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, कितने राजाओं ने हार मान ली होगी जो उनका राज्य सिकंदर के अंडर चला गया। लेकिन इन्होंने, ये बहादुर थे, ये साहसी थे, इसलिए ऐसा कर पाए। तो ये थी एक छोटे से बालक चंद्रगुप्त से शुरू हुई कहानी, जो अंत में सिकंदर से लड़ा और अपने भारत को उससे आज़ाद भी किया। तो ये थी कहानी, ख़त्म होती है। पाठ को दोबारा पढ़ें, अच्छे से कठिन शब्दों के अर्थों को जानें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे पाठ 3 के साथ। नमस्ते।